लीनियर कॉम्बिनेशन देख रहे थे, और उस लीनियर कॉम्बिनेशन में आप देख रहे थे स्केलर का बिहेवियर कैसा है, स्केलर 0 हो रहा था या फिर नॉट इक्वल टू 0। अगर ऑल स्केलर 0, इसका मतलब है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर एटलीस्ट वन स्केलर नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब लीनियरली डिपेंडेंट। यही किया ना? यस मैम। तो जब आपके पास दो वेक्टर था, ठीक है, जैसे हम R2 का कोई भी वेक्टर ले रहे थे, अगर ऐसे था 1 2 0 1, तो ये चेक करना आसान था। तो आपके पास दो इक्वेशन बन रहा था, टू इक्वेशन, और आप उसको सॉल्व कर रहे थे, यही कर रहे थे। जैसे जैसे नंबर ऑफ इक्वेशन बढ़ता है ना, कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है। आपको बहुत सारा क्वेश्चन R3 का दिया गया, आप कितना इक्वेशन में चले गए, 3 इक्वेशन, 3 अननोन, सॉल्व किए होंगे, टाइम लगा होगा। अभी तक तो R4 मिला ही नहीं आपको, मिल सकता है ना? अब R4 भी तो वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है तो आप उसमें वेक्टर चूज करेंगे, वेक्टर चूज करेंगे तो आपको फिर पता लगाना ही होगा कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। अगर R4 मिल गया एग्जाम में तो फिर क्या होगा उषा? अगर R4 का कोई सबसेट मिल गया एग्जाम में तो क्या होगा? 3 घंटा आप पता नहीं। इंडिपेंडेंट ही चेक करेंगे, अगर मन किया तो। नहीं, 3 घंटे तो नहीं, कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है? तो आपके पास बहुत सारा शॉर्टकट मेथड है जिससे हम लोग ये पता करेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट चेक करने का शॉर्टकट वे क्या है। मैट्रिसेस सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है बताइए तो? मैट्रिसेस सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है? आपके पास अगर 3 इक्वेशन है और 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कौन जल्दी सॉल्व होगा? 3 इक्वेशन है और 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, कौन जल्दी सॉल्व होगा? मैट्रिक्स। ओके, 4 इक्वेशन एंड 4 ऑर्डर मैट्रिक्स, 4 ऑर्डर मैट्रिक्स सॉल्व करना आता है या नहीं बताइए? आप लोग नहीं बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आता है मैम। आता है, ठीक है, सबको आता है ना? अब जिसको नहीं आता वो नहीं बोलेंगे तो भगवान तो हमें नहीं, ठीक है? टेलीपैथी में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं चलता है। चलिए आज हम लोग चेक करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। मैट्रिक्स मेथड क्या चेक करने के लिए? ये चेक करने के लिए कि वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। इसके लिए कुछ कंडीशन है, अगर वो कंडीशन आप सेटिस्फाई कर पाएंगे तो ही आप ये मेथड यूज कर पाएंगे। क्या कंडीशन होनी चाहिए? ये मेथड अप्लाई करने के पहले आपको चेक करना होगा कि जो भी वेक्टर्स आपके पास है, ठीक है, सेट ऑफ वेक्टर्स फॉर्म ए स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में हम क्या बोले? आपको जिस यस मैम। वेक्टर्स के लिए चेक करना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, आपको ये देखना हो कि सेट ऑफ वेक्टर्स स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है या नहीं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए मैं आपको बोली कि आप चेक करिए S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। इसमें 1 0 लिए हम और 0 1, ये सेट ऑफ वेक्टर्स है। अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 0 0 1। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप मैट्रिक्स मेथड लगा सकते हैं। समझ में आया? मान लीजिए एक S2 लिए, S2 में मेरे पास 3 वेक्टर है 1 0 0 0 1 1 एंड 1 2 3। इसका मैट्रिक्स बनाते हैं, लेकिन मैट्रिक्स हम लिख कैसे रहे हैं? रो वाइज लिख रहे हैं, ठीक है? आप चाहें तो कॉलम वाइज लिख सकते हैं, लेकिन फ्लो एक ही होना चाहिए। या तो आप उसको रो वाइज लिखें तो सारा को रो वाइज लिखिए, अगर कॉलम वाइज लिखें तो सबको कॉलम वाइज। 1 0 0 0 1 1 एंड 1 2
3. This is again a square matrix of order 3. S3 लेते हैं 1 1 2 0 1 1. ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं फॉर्म कर रहा. This is 1 1 2 0 1 1. This is 2 into 3. तो जो मैट्रिक्स मेथड है वो हम S1 के लिए यूज कर सकते हैं और S2 के लिए, बट नॉट फॉर S3. क्योंकि दिस सेट ऑफ वेक्टर्स डज नॉट फॉर्म a square matrix for S3. क्लियर हुआ क्या बोले? यस मैम. यस मैम. ठीक है, किसी को नहीं समझ में? इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे उसके लिए जो पहला कंडीशन क्या होगा वो ये है. ये कंडीशन समझ में आ गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म करना चाहिए. ठीक है, अब मेथड क्या है? मेथड ये है, आप जब मैट्रिक्स बना लिए, ठीक है, अब मैट्रिक्स का जो भी नाम है, एक नाम S1 था, अब आपको उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है. ठीक है, यू हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स. अब स्क्वायर वाला कंडीशन क्यों था? स्क्वायर वाला कंडीशन इसलिए था क्योंकि हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे थे. अगर आप लोगों को डिटरमिनेंट का कोई भी कॉन्सेप्ट याद होगा तो आपको याद होगा कि डिटरमिनेंट कभी भी रेक्टेंगुलर नहीं होता है. डिटरमिनेंट इज ऑलवेज स्क्वायर. जितना नंबर ऑफ रो उतना नंबर ही कॉलम. ठीक है, तो जो भी मैट्रिक्स आप बनाएं आप उसका डिटरमिनेंट फाइंड करिए. अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो वेक्टर्स या सेट इज आर or is linearly independent. If determinant is equal to 0, vectors or set vectors are set is linearly dependent. Clear हुआ? यस मैम. यस मैम. देखिए, यस मैम. कंफ्यूज मत करिएगा. रीजन ये है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है. जब आप ट्रेडिशनल या डेफिनेशन मेथड से लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंसी चेक करते हैं तो आप वहाँ पे देखते हैं कि स्केलर नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब लीनियरली डिपेंडेंट. बट हम लोग यहाँ स्केलर नहीं देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट. ठीक है, फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स. अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, और इक्वल टू 0 है तो लीनियरली डिपेंडेंट. आप लोग मैट्रिसेस पढ़े हैं, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, रैंक, ये सब पढ़े हैं? क्या आप लोगों को रैंक का कॉन्सेप्ट पता है? या सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम, ये पढ़े हैं आपको मैट्रिसेस में? यस मैम. यस मैम. अगर पढ़े हैं तो रिकॉल करिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये कंडीशन क्यों है. सॉरी, अगर ये कंडीशन है ना तो ये कंडीशन बताता है, एक यह कंडीशन एश्योरिटी देता है, श्योरिटी देता है कि आपके पास जो इक्वेशन है उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा. अब वो यूनिक सॉल्यूशन 0 0 ही होगा. किसी को अगर याद होगा तो समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं याद है तो अगर आपके पास बुक है तो आप एक बार रिकॉल करिएगा. रिकॉल करने के लिए इसलिए बोला जा रहा है, मतलब इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा कौन सी चीज़ कहाँ पर रिलेट हो जाती है. मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट वेक्टर स्पेस से ही है. ठीक है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि सॉल्यूशन 0 है एंड दैट सॉल्यूशन इज यूनिक. और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है. ये बता रहा है कि ठीक है, अगर डिटरमिनेंट 0 होगा तो इसका मल्टीपल सॉल्यूशन होगा. तो मल्टीपल सॉल्यूशन होगा तो एक सॉल्यूशन 0 हो भी सकता है, लेकिन मल्टीपल सॉल्यूशन है मतलब डेफिनेटली नॉन जीरो सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट करेगा. किसी भी वेक्टर्स के लिए नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया मतलब लीनियरली डिपेंडेंट, और जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया दैट सॉल्यूशन इज यूनिक, तो वेक्टर्स आर और दैट सेट इज लीनियरली. ये कॉन्सेप्ट वहाँ से है. ठीक है, ये चीज इंप्लीमेंट कैसे होता है, इवन आप लोग रैंक के थ्रू भी बता सकते हैं, रैंक फाइंड करके. ठीक है, कि वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, ये हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि जितना ज़्यादा मेथड बनाएंगे आप लोग उतना कंफ्यूज करिएगा. इसलिए आपके पास सिर्फ 2 मेथड है. एक जो डेफिनेशन का है लीनियर कॉम्बिनेशन का, आप लीनियर कॉम्बिनेशन में वेक्टर्स को पुट करिए और देखिए स्केलर 0 है या नहीं, और बेस्ट होगा अगर आपके को दिखाई दे रहा है कि वेक्टर स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है तो आप इस डिटरमिनेंट मेथड में आ जाइए.
समझ में आया क्या बोले? अब कल का जितना भी होमवर्क था वो आपके लिए कल का होमवर्क है, ठीक है, टुमारो का, जिसमें आपको ये मैट्रिक्स मेथड लगाना है। जिस जिस क्वेश्चन में मैट्रिक्स मेथड लगेगा आप इसको मैट्रिक्स मेथड लगाइए और आप अपना आंसर खुद ही चेक कर लीजिए, आपको किसी को जरूरत नहीं है, बी इंडिपेंडेंट, ठीक है? समझ में आया क्या बोले? Yes, ma'am. अब तो Yes, ma'am. कर Yes, ma'am. सकते हैं। ठीक है, इस सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, पहला वेक्टर 0 1 and the second vector is 0 2. अब आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, आप इसका मैट्रिक्स बना लीजिए। अब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बना लीजिए, एक पूरा कॉलम 0 है, इसका मतलब दिस इज 0, तो दिस मान लीजिए इसका नाम S है, तो S इज लीनियरली डिपेंडेंट। इसको दो वे में लिख सकते हैं, S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और 0 1 एंड 0 2 आर लीनियरली डिपेंडेंट। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन क्लियर हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और कैसे चेक करते हैं कि कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सब Yes, ma'am. चलिए गुड। सब स्पेस आप लोग बहुत कुछ पढ़ लिए हैं, सब ग्रुप पढ़ लिए, आप लोग सब रिंग पढ़ लिए, अब आप लोग पढ़ रहे हैं सब स्पेस। चलिए, दो चीज तो आप लोग डिफाइन कर ही सकते हैं, आप लोग तीसरा भी डिफाइन कर सकते हैं, सोच के बताइए। चलिए, सब ग्रुप के लिए कोई बताइए तो व्हाट इज अ सब ग्रुप? कोई एक, व्हाट इज सब ग्रुप? एक ग्रुप का छोटा सा पार्ट अगर ग्रुप है तो वो सब ग्रुप कहलाता है बड़े ग्रुप का। यस, सब रिंग। मैम सब रिंग सब रिंग जैसा ग्रुप डिफाइन वैसे सब रिंग डिफाइन कर दीजिए। मैम सब रिंग में अगर कोई भी रिंग का कोई एलिमेंट अगर उसका सारा प्रॉपर्टी को फॉलो कर सेटिस्फाई करता है तो सब रिंग कहलाता है। रिंग का एलिमेंट मैम सब रिंग का कोई भी एलिमेंट। नहीं, रिंग का एलिमेंट नहीं, सबसेट सबसेट। यस, रिंग का ओ हाँ सबसेट, सॉरी सबसेट। ठीक है। रिंग का सबसेट अगर रिंग का सारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन, तो दैट सबसेट इज कॉल्ड सब रिंग। कोई सब स्पेस बता सकता है? सब स्पेस श्रेया? जैसे सब ग्रुप डिफाइन हुआ सब रिंग डिफाइन हुआ, वैसे सब स्पेस डिफाइन करना है। रूपा? है कि चले गए आप लोग? Yes, ma'am. कैसे डिफाइन करेंगे? बस बोलना ही है, मार्क्स हम थोड़ी दे रहे हैं। मैम वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट अगर सब वेक्टर स्पेस का सारे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो उसको सब स्पेस बोलेंगे। नाम क्या है आपका? उषा। उषा, एकदम करेक्ट। ऐसे हम आपका ही नाम लेने वाले थे रूपा के बाद। चलिए गुड। वेक्टर स्पेस का कोई ऐसा सबसेट जो वेक्टर स्पेस का सारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन, तो दैट सबसेट इज कॉल्ड सब स्पेस। सब का डेफिनेशन सेम है, कॉन्सेप्ट सब में सेम है। आप लोग को ना हर कुछ याद नहीं रखना है, इट्स नॉट लाइक कि सब रट लिए। सब ग्रुप पढ़ लिए तो सब रिंग समझ जाना चाहिए था आप लोगों को। मतलब जब सब ग्रुप आप पढ़े और आपके पास सब रिंग का कॉन्सेप्ट आया तो आपको एकदम आंख बंद करना था और आपको इमेजिन कर लेना चाहिए था कि सब रिंग क्या होगा। जैसे सब स्पेस है तो यहाँ पे इमेजिन कि क्या होगा सब स्पेस का कॉन्सेप्ट। नया कॉन्सेप्ट क्या आएगा? वही है, ये मेरा ग्रुप G, इसके अंदर एक हम H बनाए, अगर ये ग्रुप हो गया तो दिस H इज सब ग्रुप ऑफ G। यहाँ हम एक रिंग बनाए R, यहाँ पे एक W लिए, ठीक है, या S लिए, अगर ये रिंग हो गया एंड द सेम बाइनरी ऑपरेशन
सब में सेम बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस था तो ये भी प्लस होगा, ये प्लस डॉट था तो W प्लस डॉट को क्या होना पड़ेगा, मस्ट बी अ रिंग, तब हम बोलेंगे W इज सब रिंग। लेकिन किसका सब रिंग, सब रिंग ऑफ R। थर्ड में सब स्पेस, ये मेरे पास वेक्टर स्पेस है V अंडर बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट S। अगर S प्लस और डॉट के साथ वेक्टर स्पेस बन जाता है तो हम लोग बोलेंगे S इज ए वेक्टर सब स्पेस या सिंपली सब स्पेस ऑफ V प्लस डॉट। समझ में आया क्या बोले? Yes, ma'am. अब आई थिंक अब नहीं भूलना चाहिए व्हाट इज सब ग्रुप, सब रिंग एंड सब स्पेस, सेम कॉन्सेप्ट। अच्छा, सबसे सारा कॉन्सेप्ट तो सबसेट, Yes, ma'am. ठीक है। सेट से है, सेट के अंदर एक सेट होना चाहिए तो हम क्या बोलते थे, सबसेट। ग्रुप के अंदर ग्रुप होना चाहिए, सब ग्रुप। रिंग के अंदर रिंग होना चाहिए, सब रिंग। वेक्टर स्पेस के अंदर वेक्टर स्पेस होना चाहिए, सब स्पेस। लेकिन क्योंकि सब ग्रुप, सब रिंग और सब स्पेस में बाइनरी ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट आता है तो हम लोग यहाँ पे एक अलग से एक लाइन इंसर्ट करते हैं कि जो ग्रुप बन रहा है वो सेम बाइनरी ऑपरेशन, जो रिंग बन रहा है अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन, एंड जो वेक्टर स्पेस बन रहा है दैट मस्ट बी अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन। ऑल क्लियर? ये कुछ नहीं समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है। Thank you, ma'am. किस चीज के लिए, किस चीज के लिए आएंगे? इतने अच्छे से समझा। चलिए और अब हम लोग देखते हैं। अच्छा ठीक है, मैं फोन पे हो गया मैम, सब कर लिया। हाँ सुनाई नहीं दिया, क्या बोलिए फिर से बोलिए। मैट्रिक्स मेथड ज्यादा आसान है मैम, उससे चेक कर लिए। कर लिया, गुड। अच्छा चलिए, यस मैम। अब सब स्पेस के थैंक लिए यू ना, मैम। अब सब स्पेस के लिए एक कंडीशन है। मतलब आप लोग को याद होगा, अगर हम लोग एक सब ग्रुप के केस में अगर आपके पास एक ग्रुप और एक सब ग्रुप है, एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन था जिसके थ्रू आप चेक करते थे कि वो सब ग्रुप होगा। किसी को याद है? रिंग में भी था ये चीज और ये वेक्टर स्पेस में भी है। किसी को याद है? अच्छा चलिए हम रिमाइंड करते हैं, ठीक है। ग्रुप के केस में मेरे पास एक ग्रुप है G और एक सब ग्रुप है H। तो H इज, एक्सक्यूज मी, H is a subgroup if and only if A B inverse this belongs to H। याद आया? Where A B belongs to H। याद आया किसी को? हाँ या ना? यस मैम। रिंग के केस में Yes, ma'am. यस मैम। हम लोग अभी हाल फिलहाल रिंग पढ़े हैं। रिंग के केस में क्या था कंडीशन? नहीं याद? ठीक है, रिंग वाला कंडीशन आप लोग देखिएगा, हम सब स्पेस का कंडीशन बता रहे हैं। इसका थ्योरम नेक्स्ट क्लास में करेंगे या फिर थ्योरम आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सब स्पेस का क्या कंडीशन, लेट V प्लस डॉट बी ए वेक्टर स्पेस, ठीक है। बाकी थोड़े ये तो बोर्ड है। बैठिए, देखते देखते आ रहे हैं, तकनीक से जाएंगे। ठीक है, बैठ के 2 मिनट ना मेरे पास। इज अ वेक्टर स्पेस। अब वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस किसी फील्ड के ऊपर डिफाइन होगा एंड दैट वाज इट, ठीक है। एंड लेट W be a subset of V। W is a subspace of V if and only if A alpha plus B beta belongs to W, where this alpha beta belongs to, अच्छा ठीक है, V and A B belongs to F। Sorry,
केसेस लिए उसमें अल्फा बीटा को स्केलर चूज किए थे, अभी हम वेक्टर चूज किए हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं तो नोटेशन चेंज कर देंगे अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो। छोड़िए चेंज करते हैं। चलिए, if alpha u plus beta v is belongs to w, whereas alpha beta belongs to f and u v belongs to w। क्लियर हुआ? अभी ज़्यादा समझ में आ रहा होगा क्योंकि हम लोग हमेशा से अल्फा बीटा को स्कैटर ले रहे थे ना, तो मे भी कंफ्यूजन होगा। समझ में आया क्या बोले? यस मैम। एक थ्योरम है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, एक बार पढ़ के देखिएगा। ऐसे हम करवाएंगे ये थ्योरम, लेकिन आज नहीं करवा रहे हैं। आज इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका क्वेश्चन नहीं बनता है। थ्योरम तो सबको समझ में आ जाता है, बट क्वेश्चन नहीं बनता है। मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है V, दिस इज V प्लस एंड डॉट। तो नॉर्मली अभी हम लोग जब डेफिनेशन देख रहे थे सब स्पेस का, तो क्या था सब स्पेस? कि वेक्टर स्पेस के अंदर एक सेट चूज करना और देखना है कि वो सेट सेम बाइनरी ऑपरेशन के अंदर वेक्टर स्पेस हो रहा है। क्लियर हुआ? लेकिन सोचो तो वेक्टर स्पेस का कितना प्रॉपर्टी है। पहले तो उसका वेरिएंट ग्रुप दिखाना है, फिर मल्टीप्लिकेशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, यूनिटी है या नहीं। नंबर ऑफ प्रॉपर्टी ज़्यादा हो गया ना, ऑलमोस्ट 9 है, प्रॉपर्टी ज़्यादा है। तो इस थ्योरम का यूज इतना ज़्यादा है या इतना स्ट्रेट है ये थ्योरम, आपको क्या करना है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग? आपके पास एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, वेक्टर स्पेस है, तो आपको एक सब स्पेस लेना है या सबसेट लेना है, ठीक है। अब अगर हम ये सबसेट ले लिए, ठीक है, तो अगर हम मेरे पास अगर एक वेक्टर स्पेस है V, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग यू नीड वन वेक्टर स्पेस। उसके बाद आपको एक सबसेट चाहिए, मेरे पास एक सबसेट है W। अब सिर्फ हम अगर ये प्रॉपर्टी चेक कर लेंगे ना, A अल्फा U प्लस बीटा V, अगर ये W में है नहीं तो हम लोगों को पता चल जाएगा W सब स्पेस है कि नहीं। ये ऐसा बोल सकते हैं कि दिस थ्योरम इज अ टेस्ट टू चेक अ सबसेट टू बी अ सब स्पेस। समझ में आया क्या बोले? ये एक मेथड है या एक तरह से एक टेस्ट है ये पता करने के लिए कि कोई भी सबसेट सब स्पेस होगा या नहीं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये थ्योरम भी आता है और एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन भी। तो ये मेरे पास हो गया वेक्टर स्पेस। कुछ प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, तो दिस इज V प्लस डॉट और यहाँ पे मेरा एक W है, दिस इज W प्लस डॉट। तो क्या होगा, आपको दो एलिमेंट चूज करना है फील्ड से। अब वेक्टर स्पेस तो फील्ड में डिफाइन है, एक फील्ड में। अगर हम बोलेंगे कि W सब स्पेस है तो W भी कहाँ पे डिफाइन होगा? F में ही डिफाइन होगा क्योंकि सारा प्रॉपर्टी तो सेम है। तो हम दो वेक्टर लेंगे W से और दो स्केलर लेंगे फील्ड से और एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कॉम्बिनेशन होगा अल्फा U प्लस बीटा V का। अगर ये कॉम्बिनेशन बनाने के बाद इसका जो रिजल्ट आया, मान लीजिए C मिला, कुछ मिलेगा ना, दो नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो कुछ मिलेगा। मान लीजिए हमको C मिलता है, अगर ये W में रहा तो सिर्फ इस एक लाइन टेस्ट के थ्रू ये बताया जा सकता है कि ये मेरा सबसेट जो है ये सब स्पेस बन जाएगा। दिस इज अ सब स्पेस। समझ में आया क्या बोले? यस मैम। ठीक है, बस एक लाइन, आपको कुछ नहीं करना है, आपको नहीं दिखाना है कि अबेलियन ग्रुप होगा कि नहीं, आपको ये नहीं दिखाना है कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर वो सर्टेन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। बस आपको चेक करना है एट रैंडम, आपको कोई दो एलिमेंट चूज करना है वेक्टर स्पेस से या सबसेट से, ठीक है, जिसको आपको शो करना है कि वो वेक्टर स्पेस होगा। W से दो वेक्टर और फील्ड से दो स्केलर, और एक ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही एक्चुअली, लेकिन सिर्फ दो वेक्टर और दो स्केलर का। तो आपको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है और आपको देखना है कि ये पेयर
W में है या नहीं। सब कुछ यहाँ पे देखिए, ये एक एक चीज इसका इंपॉर्टेंट है। यहाँ वेक्टर स्पेस है, यहाँ पे सबसेट है, ये कॉम्बिनेशन W में है, W में, ठीक है। तो ये समझना है, ऐसा नहीं होगा। एग्जाम में क्या होता है पता है, एग्जाम में लगता है कॉम्बिनेशन याद रहेगा, सब कुछ याद रहेगा। अब एग्जाम में आपको कॉम्बिनेशन लगेगा, अच्छा ये कॉम्बिनेशन W में था कि P में था। अगर गलती से भी आप यहाँ V लिख दिया, ठीक है, आप गलती से भी यहाँ V लिखते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको एक एक चीज देखना है, आपको जिस सबसेट को दिखाना है सब स्पेस, लीनियर कॉम्बिनेशन उसी सबसेट में बिलोंग करेगा। दो एलिमेंट फील्ड से, दो एलिमेंट उसी सबसेट से, जिसको आपको शो करना है कि वो सब स्पेस होगा। क्लियर हुआ? सब स्पेस का डेफिनेशन, सब स्पेस का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। एटलीस्ट स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। यस नो, प्रोसीड करें आगे। यस मैम। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबके पास एआर असिस्टेंट है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब कल के लेक्चर में हम ये बताए थे कि कैसे हम लोग पता करते हैं, या एलिमेंट्स का बिहेवियर कैसा होता है किसी सेट में, हम कैसे पता करते हैं कि R3 में एलिमेंट कैसा होगा या R2 में एलिमेंट कैसा होगा। याद है सबको अभी भी? सबको याद है ना, क्योंकि अभी यूज होगा। यस मैम। अच्छा, आप लोग अभी क्लास कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, मतलब नोट्स बना रहे हैं बैठ के, मोबाइल रख के? यस मैम। यस मैम। तो मतलब यस मैम। ये सब जो सेव हो रहा है उसको भेजने की जरूरत नहीं है, आप लोग लिख ले रहे हैं ना, मतलब हमको इसको अलग से सेव करके आप लोग को सेंड करने की जरूरत नहीं है ना? मैम कुछ कुछ छूट जाता है तो वो लिख लेते हैं। क्योंकि कोई नहीं बोलता मैम रुक जाइए, जैसे हम ब्लैक बोर्ड में जब लिखते थे तो सब बोलता था मैम थोड़ा देर रुक जाइए, नहीं हुआ यहाँ पे कुछ होता नहीं है, पर स्पीड। मैम स्पॉट सेव कर लेते हैं। अच्छा, स्क्रीन शॉट ओके, ठीक है चलिए। हाँ, ऐसे मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग लिखिए, आप बोलिएगा तो 2 मिनट में वेट कर लेंगे। आप लोग जब अपने देख के लिखेंगे ना, उसका इम्पैक्ट अलग होता है। टेक्नोलॉजी मैम नाम लिखते हैं, बस कभी कभी छूट जाता है तो नेटवर्क की वजह से, तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। which of the following are subspace, कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ऐसे एग्जांपल का ही है लेकिन समझा दे रहे हैं हम। which of the following are subspace? आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठिए, सब कुछ हम ही तो नहीं बनाएंगे, तो मेरा रिकॉर्ड रहा है तो सब नहीं बनाते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, बुक लेकिन प्लीज क्लोज करिएगा, ठीक है, हम तो देख नहीं पा रहे हैं, बुक मत देखिएगा, समझा दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए। x y z x 2 y 3 z such that x y z belongs to R। ये पहला सेट है। मान लीजिए इस सेट का नाम हम देते हैं S1। The second set is S2. This is x comma x comma x such that x belongs to R. And third is S3. This is x comma y comma z such that x y z belongs to Q. अब आपको बताना है कि S1, S2 और S3 क्या सबस्पेस होगा। ऐसा हो सकता है कि एक सबस्पेस हो बाकी ना हो, ऐसा हो सकता है कि तीनों ही सबस्पेस हो। तो सॉल्यूशन अगर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। क्वेश्चन कंप्लीट होना था तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सबस्पेसेस ऑफ किसका, किसी का सबस्पेस होगा ना, ये सबस्पेस के लिए हम यहाँ लिखेंगे R3, ठीक है, डिफाइन ऑन R, V3 लिखते हैं। Of V3 within bracket R plus dot। V3 का मतलब है जो भी एलिमेंट होगा V3 में वो 3 टपल्स का होगा। R का मतलब है वो फील्ड R है, सेट ऑफ फ्री एलिमेंट। क्लियर हुआ? अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ये नोटेशन समझिए, R3R प्लस डॉट। कोई डाउट नहीं है ना? किसी को ये समझने में कंफ्यूजन हुआ या ये समझने में? हाँ या ना?
आंसर भी am I audible? यस मैम। ओके ठीक है, तो हम लोग को चेक करना है कि S1 S2 S3 R3 का सब स्पेस है, ठीक है, चेक करना सब स्पेस है या नहीं। अब क्योंकि ये R3 है या फिर V3 है 3 टपल, तो जितना भी एलिमेंट होगा वो 3 टपल वाले फॉर्म में होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है x, 2y, 3z, दिस इज x x x एंड दिस इज x y z, जहाँ पे x y z रैशनल नंबर है। अब जो मेरे पास S1 है, S1 का जो एलिमेंट है वो इस फॉर्म में है x, 2y, 3z, such that x, y, z this belongs to set of real number. अब जो S1 is a subspace of V3R plus dot if alpha u plus beta v belongs to S1 where alpha beta belongs to field यहाँ पे क्या है, set of real number, and u v belongs to V3, sorry S1। u भी कहाँ से रहना चाहिए था, S1 से, जिसके लिए चेक S1 स्पेस हो गया नहीं। यहाँ तक समझ में आया क्या बोले? S1 एक सेट है, S1 तभी सब स्पेस होगा जब ये लीनियर कॉम्बिनेशन S1 में होगा और जहाँ पे ये दोनों एलिमेंट फील्ड से और ये दोनों वेक्टर सबसेट से। क्लियर हो यहाँ तक? यस मैम। चलो यस मैम। अब अगर हम ये बोले कि अल्फा बीटा S1 R में है, तो ये तो समझ में आ रहा है, इसको कुछ करना ही नहीं कि अल्फा बीटा मेरे पास दो रियल नंबर है। लेकिन अगर हम ये बोल रहे हैं कि u and v this belongs to S1, तो S1 कैसा सेट था, S1 इस टाइप का सेट था, x, 2y, 3z, such that x, y, z belongs to R। अब जो u भी है वो हमको इस टाइप में ब्रेक करना है u भी को। अब S1 किसका सबसेट है, V3 का। V3 में 3 टपल है, मतलब u और v का भी 3 टपल होगा, दैट इज u इक्वल टू u1, u2, u3 एंड v इक्वल टू v1, v2, v3 दिस ऑल बिलोंग्स टू। अभी ये क्या हो रहा है, सब V3 में है, ये S1 में कब जाएगा बताइए तो। दिस u इक्वल टू, अगर हम ये लिखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिखिए S1 इक्वल टू x, 2y, 3z। S1 V3 का सबसेट है, ये पहला टपल, ये दूसरा टपल, ये तीसरा टपल, मतलब 1 2 3। ऐसे लिखिए समझ में, देखिए यहाँ पे साइड में रफ कर रहे हैं, ठीक है। आपको हम कल बताए थे ना कि x1, x2, x3 ये R3 में होगा, ये समझ में आ रहा है ना? यस मैम। लेकिन इसको S में होने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है, S1 में होने के लिए ये ऐसे होगा, मतलब जो टपल है ना, जिस ऑर्डर में टपल आया है, पहला वाला x है, लेकिन दूसरा टपल डबल हो गया और तीसरा टपल ट्रिपल हो गया। अब क्या हुआ, मेरे पास u जो है वो हम लिखे कि वो S1 में होगा, लेकिन S1 में होने के पहले उसको तो V3 में होना पड़ेगा। V3 में हो रहा है, इसका मतलब इसके पास 3 टपल u1, u2 एंड u3, तो ये V3 में है। v1, v2, v3 ये V3 में है। पर अभी ये S1 में पहुंचा नहीं है, S1 में पहुंचने के लिए जहाँ पे x है वहाँ पे इसके पास u1 है, लेकिन जहाँ पे 2y है उसको होना पड़ेगा 2u2, 3z मतलब 3u3, v के लिए होगा v1, 2v2 एंड दिस इज 3v3। समझ में आया? हाँ या ना? आप यहाँ यस मैम। रोटेशन थोड़ा गड़बड़ है,
मैम एक्स वाई जेड से शायद आप कंफ्यूज कर रहे होंगे, ये फर्स्ट टपल, सेकंड टपल, थर्ड टपल। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन इमेजिन x1 x2 मतलब 2x2 एंड 3x3। तो x2 मतलब ठीक है सेकंड टपल, x3 मतलब थर्ड टपल। क्लियर हुआ क्या बोले? तो यहाँ पे u अगर s1 में है इसका मतलब है u जो है वो इस फॉर्म में आएगा ही। दिस इज u1 2u2 and this is 3u3. Now this belongs to S and V equal to V1 2V2, this is 3V3, this belongs to this one. Clear हुआ यहाँ तक? U और V का ये फॉर्म क्यों हुआ? U और V का ये फॉर्म इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग यहाँ मेंशन किए हैं कि U भी belongs to S1. यहाँ पे ये V3 क्यों लिखे हैं, यहाँ पे V3 क्यों लिखे हैं, समझ में आ रहा है? यहाँ पे इसका फॉर्म चेंज क्यों हुआ ये समझ में आ रहा है? यस मैम। और अगर ये लाइन यस मैम कंफ्यूजन है तो आप इस लाइन को हटा सकते यस मैम। हैं, ये लाइन आप हटा सकते हैं। आपको लग रहा है पहले V3 में क्यों फिर ऐसे, ठीक है, ये इतना समझिए अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि ये फॉर्म अब क्यों है, अब क्लियर है? यहाँ पे किसी को भी डाउट हो तो बताइए। अब क्या हुआ, U मिल गया, V मिल गया, अल्फा बीटा आपको पता है। अब हम लोग कॉम्बिनेशन देखते हैं कि अल्फा U और बीटा V क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, U के डायरेक्ट कर दें क्या, समझ में आएगा? यस मैम। तो देखिए ये हो जाएगा u1 2u2, दिस इज 3u3 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, दिस इज बीटा v1 2v2, दिस इज 3v3। ठीक है, ऐड कर लीजिए, सिंपल ऐड होगा। तो अल्फा u1 प्लस बीटा v1 पहला टपल, 2 कॉमन कर रहे हैं, अल्फा u2 प्लस बीटा v2 कॉमा 3 कॉमन, अल्फा u3 प्लस बीटा v3। समझ में आया कैसे ऐड हुआ? टपल वाइज ऐड किए हैं, समझ में आया कैसे ऐड किए? यस मैम। ठीक है, अब बताइए तो ये क्या ये यस मैम में है? अब सवाल आता है कि जो सॉल्व करने के बाद हमको मिला, देखिए ये फर्स्ट टपल, दिस इज सेकंड टपल एंड दिस इज थर्ड टपल, क्या ये S1 में है, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम ये S1 में है। यस मैम देखिए ये मेरा पहला टपल, दिस इज सेकंड टपल विच इज मल्टीप्लाइड बाय 2 and this is third tuple which is multiplied by 3, so this belongs to S1। अगर ये S1 में बिलोंग कर गया इसका मतलब क्या है, S1 जो है वो हो गया सब स्पेस, so S1 is a सब स्पेस किसका, जो मेंशन था V3R प्लस एंड डॉट। और अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको चलिए हम ये दिखाते हैं, अल्फा U प्लस बीटा V, दिस इज अल्फा, U का मतलब क्या था, U1 U2 U3 प्लस बीटा V1 V2 V3। U का यही मतलब था ना, 3 टपल और ये 3 टपल। इसको सॉल्व करिए, आपको मिलेगा अल्फा u1 प्लस बीटा v1 पहला टपल, कॉमा अल्फा u2 प्लस बीटा v2 कॉमा अल्फा u3 प्लस बीटा v3। ये हो गया फर्स्ट टपल, दिस इज सेकेंड वन एंड दिस इज थर्ड वन। आपको चेक करना था कि ये जो वेक्टर है ये S1 में है या नहीं। इसके पहले वाले पेज में देखिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये S1 में तभी होगा जब फर्स्ट टपल कॉमा सेकंड टपल 2 से मल्टीप्लाई हो जाए और थर्ड टपल 3 से मल्टीप्लाई हो जाए, यही था ना। और हम लोग जस्ट अभी प्रीवियस पेज में यही किए, देखिए दिख रहा है यहाँ पे लास्ट लाइन पे, दिस इज अल्फा u1 प्लस बीटा v1 अल्फा u2 प्लस बीटा v2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 3। क्लियर हुआ, हाँ या ना? यस मैम ठीक है,
किसी को डाउट है तो बोलिए। ये क्वेश्चन आप लोग जब तक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि फंडामेंटल क्लियर है। जैसे हम ये बता चुके हैं कि R3 का एलिमेंट कैसा है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप नहीं लिख पाएंगे कि R3 का एलिमेंट कैसा है। तो जब तक करेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम पहले क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, थ्योरम बहुत ईजी है, थ्योरम आप लोग सबको समझ में आ जाएगा। जैसा थ्योरम है ना, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ईजी है, पर इसका क्वेश्चन नहीं समझ में आता है। हमको तो अपने टाइम नहीं समझ में आता था, आप लोग तेज होंगे, ठीक है, आप लोग को समझ में आ जाएगा, पर फिर भी हमको लग रहा है कि क्वेश्चंस बनाना डाउट क्लियर करने के लिए, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अच्छा है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन पे चलें। चलिए, x x x ये क्वेश्चन बनाइए। अच्छा, x x x अगर ये एलिमेंट है ना, तो इसका कोई भी एलिमेंट आप बताइए तो S2 का कोई भी एक एलिमेंट बताइए। एग्जाम्पल जैसे 1 1 1 S2 में होगा, 2 2 2 3 3 3 4 4 4, समझ में आ रहा है? 5 5 5 6 6 6, इस टाइप का जितना भी एलिमेंट है सब S2 में होगा। तो आप क्या करेंगे, ये लाइन तो ये सेम ही लिखना है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा S2 चेंज हो जाएगा, उसके बाद ये चीज यहाँ पे S2 चेंज करेगा, U आप ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा U1 U1 U1, V के प्लेस पे V1 V1 V1, फिर आप अल्फा U बीटा V लेंगे और सॉल्व करेंगे, देखिएगा सब सेम आएगा। अल्फा U1 प्लस बीटा V1 आएगा, फिर अल्फा U1 बीटा V1 अल्फा U1 बीटा V1, यही बन गया क्वेश्चन। ये सब स्पेस होगा। क्लियर हुआ क्या बोले? यस मैम। S3 के केस में करके देखिए, ये होगा यानी ये यहाँ पे Q दिया हुआ है, ठीक है, तो आप जब अल्फा U प्लस बीटा V लेंगे ना, ये वाला, अब जब इसका नेक्स्ट पेज, जब लास्ट में आप इसको कंक्लूड करेंगे ये वाला, तो आपको देखना पड़ेगा कि सम करने के बाद क्या ये यही मिलेगा, रैशनल मिलेगा। जैसे दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिस्कस करें, हिंट दे रहे हैं, बना नहीं रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 वाला जो केस था, वो केस था पर जो सेट था, दैट सेट वाज S3, ठीक है, that set was S3 and S3 was X Y Z, where X Y Z belongs to Q। जब हम A अल्फा या अल्फा U प्लस बीटा V लेंगे तो यहाँ पे U V कहाँ से रहेगा, Q से, एंड अल्फा बीटा जो रहेगा फील्ड से रहेगा, और यहाँ पे फील्ड है रियल नंबर। तो अल्फा U का मतलब हो जाएगा U1 U2 U3 प्लस बीटा V1 V2 V3। आप जब इसको ऐड करेंगे तो अल्फा U1 प्लस बीटा V1 कॉमन कर लेंगे, आप लोग बाकी निकाल लेंगे। अब आपको देखना पड़ेगा U1 तो रैशनल नंबर है, V1 रैशनल नंबर है, लेकिन अल्फा और बीटा है रियल नंबर। रियल नंबर को रैशनल से मल्टीप्लाई किए प्लस रियल को रैशनल से मल्टीप्लाई किए, तो क्या ये सब स्पेस होगा? तो आप यहाँ पे जो आपका थॉट प्रोसेस काम करेगा, आपका काम करेगा, अल्फा अगर रियल है तो रैशनल हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है। तो इरैशनल रैशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा इरैशनल। इस केस में ना ये सब स्पेस होगा नहीं, तो आप एक बार सोचिएगा इसको, ठीक है, थोड़ा सोचिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। और अगर एआर वशिष्ठा है तो एआर वशिष्ठा में ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप लोग पढ़िएगा, और नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाइएगा, एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन होगा। काजी ज़मीरुद्दीन में भी है, जिसके पास भी काजी ज़मीरुद्दीन का बुक है स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, बाकी लोग बनाएंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए, ओके।